हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एक और मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए आरओ एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस का वेरिएशन रखा है। देखते हैं आज आप लोग के कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 10 जो है वो सही निकलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कौन सा उपन्यास अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड या इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2022 जीतने वाला पहला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला हिंदी का, चलिए हमारी मातृभाषा हिंदी को जगह अब मिलनी शुरू हो रही है पूरी दुनिया में, हिंदी का उपन्यास बन गया है। इन चारों में से आपको बताना है वो आंसर क्या हो सकता है। आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकंड। 10 सेकंड लीजिए और डिसाइड कीजिए इसमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि रेत का मकबरा। चलिए, कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं रेत के मकबरा उपन्यास के बारे में। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतीय लेखिका, इंडियन ऑथर के लिए वर्ष 2002 स्वर्ण इतिहास रखने वाला साबित हो गया है। क्यों? क्योंकि दरअसल भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आपके। गीतांजलि श्री ने इतिहास रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका के रूप में नामित हुई हैं। और गीतांजलि श्री को मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित रेत के मकबरे उपन्यास, हिंदी नॉवेल टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। रेत का मकबरा मूल रूप से रेत समाधि, भारत में स्थापित एक 80 वर्षीय महिला का अनुसरण कराता है, जिसे बुकर न्यायाधीशों ने आनंदमय, कैकोफनी और अप्रतिरोध उपन्यास करार दिया था। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नल नॉलेज है जो आपके काम आ सकती है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जो इसमें मेन फैक्ट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो है वो रखा गया है। किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में जूरी पुरस्कार जीता, यानी कि जूरी अवार्ड जो है वो जीता है? आपको बताना है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में डिसाइड कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। जूरी पुरस्कार की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा, उसको लेके ही आप आंसर जो है वो टिक कीजिए। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है, जिस फिल्म को जूरी पुरस्कार मिला है वो है आपका जॉयलैंड। कुछ थोड़ी बहुत एक लाइन की डिटेल देखें तो कान फिल्म फेस्टिवल यानी कि 75वां संस्करण था इस बार का। 9 सदस्यीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में बड़े पुरस्कार देने के साथ हुआ। पुरस्कार का चयन फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो कान फिल्म महोत्सव की जो जूरी है उसका अध्यक्ष कौन है, यानी कि चेयरमैन जो कौन है, तो आप टिक करके आएंगे विंसेंट लिंडन। कान के ग्रैंड लूमियर थिएटर के अंदर एक समापन समारोह में प्रस्तुत किया गया। जूरी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के रूप में एक भारतीय चेहरा भी शामिल हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई, कान फिल्म महोत्सव 75 में कौन सा भारतीय चेहरा शामिल हुआ था या एक्ट्रेस शामिल हुई थी, तो आप टिक करके आ जाना दीपिका पादुकोण। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा 17वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश रहा? आपको फोकस देश जो है वो बताना है, कौन सा रहा 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 10 सेकंड का टाइम आप ले लें और बताएं वो भूटान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था या नेपाल था। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो आंसर है वो है आपका बांग्लादेश।
यानी कि इस बार का जो फोकस नेशन रहा 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो बांग्लादेश। कुछ अगर इसकी डिटेल्स देख लें हम लोग, तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसे कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया। ठीक है, कंट्री को, वो पाकिस्तान से 1971 में हम देखें तो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं लोग। तो इसमें, इस फिल्म में 17वें संगठन के दौरान समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म हसीना ए डॉट्स टेल सहित बांग्लादेश में की 11 फिल्में दिखाई गई। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, डेज भी आपसे पूछने लगे हैं और पूछते ही हैं, तो आपको बताना भाई संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है? चलिए आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। इसका आंसर जो है 4 का, वो है डी, यानी कि 29 मई। अब इसका कुछ डिटेल जो मैंने बताया है, बनाया है, देख लें अगर। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है, इसका प्रारंभ 1948 में किया गया था। इसे पहले इसे अपने पहले ही मिशन 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, 48 में ही किया और 48 में इसको जाना पड़ा काम करने के लिए। स्थापना देशों को संघर्ष से शांति कठिन रास्ते पर लाने में मदद करने के लिए की जाती है। इसमें यानी कि ये जो शांति सेना है, इसमें दुनिया भर से सैनिकों, पुलिस को तैनात करते हैं। उन्हें यूएनएससी तथा महासभा द्वारा निर्धारित जनादेशों की श्रृंखला को संबोधित करने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट के रूप में पहना जाता है जब इसकी आप वर्दी पहनते हैं, और ये हल्के नीले बैरेट या हेलमेट पहनते हैं। सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को इसमें शामिल किया जाता है। तो देखो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। एक सैनिक शामिल हो रहे हैं, 2 पुलिस फोर्स के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, और तीसरा 2 नागरिक कर्मी, सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। सदस्य राज्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर शांति सेना का योगदान होता है, यानी कि यूएनओ में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से इसमें भेजते हैं। शांति अभियानों के नागरिक कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा भर्ती और तैनात किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 5th क्वेश्चन कह सकते हैं हम। भारत का पहला लेवेंडर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लेवेंडर उत्सव को बताना है कहाँ आयोजित किया गया। क्या वो रियासी है, या क्या वो जामताड़ा है, क्या वो उखरूल है, क्या वो भद्रवाह है? चलिए आपके 10 सेकंड पूरे हो गए। इसका आंसर है भद्रवाह। ठीक है, जम्मू कश्मीर में वहां पे लेवेंडर उत्सव आयोजित किया गया था। थोड़ा सा अगर हम देखें, लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर के दूर दराज क्षेत्रों में 5,000 किसानों और युवा उद्यमियों के द्वारा शुरू की गई है। 200 एकड़ में इसकी खेती करने वाले 1,000 से अधिक किसान परिवार इसमें शामिल है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवेंडर क्रांति के बारे में दे रखा है। बैगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। तो देखो एक क्वेश्चन बड़ा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है कि लेवेंडर क्रांति कब हुई थी, तो आप टिक करके आओगे 2016। चलो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, या कौन था, नहीं कौन थे? चलिए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। इस वैलेंटाइन शिरोल ने ही हमारे बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलता तिलक साहब ने इन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था। चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? यानी कि आपको एडिटर का नाम बताना है। स्वदेश वाहिनी के संपादक का नाम बताइए।
चलिए भाई, इसका आंसर है सी, यानी कि के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्वदेश वाहिनी के एडिटर या संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये इसका थोड़ा डिटेल दे रखा है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? आपको बताना नहीं, यानी कि 4 में से 3 लैंग्वेज में छपता था और 1 लैंग्वेज में नहीं छपता था। क्या वो अंग्रेजी है, क्या वो गुजराती है, क्या वो तमिल है, या उर्दू है? चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर है उर्दू। यानी कि द इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था, तमिल में छपता था, लेकिन उर्दू में नहीं छपता था। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर अधिक जोर या विशेष जोर देती थी? हंटर कमीशन, ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन। इतिहास में जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो हंटर कमीशन एक वर्ड पढ़ते हैं और हंटर कमिटी एक वर्ड पढ़ते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। चलिए, आपके 10 सेकंड खत्म होते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका प्राइमरी एजुकेशन, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान था। चलिए 10 का देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की? जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट को अंडर द आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस, तो उस समय ब्रिटिश में कौन सा एक्ट था जो जीजी गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस, एक टेम्पररी लॉ होता है, पास करने की परमिशन दी? चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर है सी। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों का आउट ऑफ 10 इस एग्जाम में, आउट ऑफ 10 जो है वो 8+ जो है वो स्कोरिंग चल रही है। ठीक है, अगर 8+ की स्कोरिंग है तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी, आपके समीक्षा अधिकारी RO ARO के लिए चल रही है।